नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में आज के एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आइए आज के सेशन में इसे समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से अमेरिकी फेडरल बैंक के द्वारा लिया गया निर्णय भारत के शेयर बाजार को प्रभावित कर सकता है। आज के सेशन में इसे हम समझने का प्रयास करते हैं और मेरे तमाम साथी जो इस समय उपस्थित हैं उन सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। विशेष रूप से जो आज का दिन है जिसे आप धुलेंडी के रूप में सेलिब्रेट कर रहे होंगे, सभी आपस में एक दूसरे के साथ रंगों के साथ त्योहार को सेलिब्रेट कर रहे होंगे। उसी बीच में आपसे और हमारा मुलाकात हो जाती है, तो इसी के साथ होली की शुभकामनाएं। और आइए सेशन की शुरुआत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से अमेरिका भारत की नीतियों को प्रभावित करता है। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले फेडरल बैंक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। क्या है फेडरल बैंक? जिस प्रकार से हम भारत के विषय में जब चर्चा करते हैं तो कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत की वो बैंक जो कि बैंकों का बैंक कहलाती है, जिसके चाहने से भारत की जो वाणिज्यिक बैंक हैं, कमर्शियल बैंक हैं, चाहे एसबीआई, एचडीएफसी, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, ये जितनी भी बैंक हैं, इनको अपनी पॉलिसीज चेंज करनी पड़ जाती हैं, इंटरेस्ट रेट चेंज करनी पड़ जाती हैं। ऐसी बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम बैंकों का बैंक कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से समझिए कि अमेरिका के अंदर एक बैंक है जिसका नाम है फेडरल बैंक। अब वो फेडरल जो बैंक है अमेरिका की, वो वहां की केंद्रीय बैंक की तरीके से कार्य करती है, यानी कि उसके द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय भारत की नीतियों को प्रभावित करता है, अमेरिका की नीतियों को प्रभावित करता है और दुनिया की कई देशों की नीतियों को प्रभावित करता है। अब आप पूछेंगे हमारे देश में हमारी बैंक काम करती है, यह समझ में आता है, अमेरिका की बैंक का प्रभाव भारत में क्यों पड़ रहा है, यह समझने की बात होनी चाहिए। मैंने आज से 1 महीने पहले आप लोगों को इस बैंक के कारण भारत में हुए करोड़ों रुपए के नुकसान के बारे में जिक्र किया था। आप चाहें तो इसका लिंक पिन हो जाएगा कमेंट बॉक्स में, आप उसे देख करके अंदाजा लगा पाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए थोड़ा समझिए कि आज ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से हम आपके साथ में इस सेशन को डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, थोड़ी सी बातें डिस्कस करते हैं आपके साथ में, फिर इसको समझने का प्रयास करिएगा। आज जब हम बात करते हैं भारत में कि भारत में रिजर्व बैंक के द्वारा कमर्शियल बैंक्स को कितना % इंटरेस्ट रेट पर ब्याज दिया जाता होगा, आप पूछेंगे क्या एसबीआई जैसी बैंक को भी आरबीआई से पैसा लेना पड़ता है क्या? बिल्कुल लेना पड़ता है। दुनिया की जितनी भी बैंक हैं वो केंद्रीय बैंकों के साथ इसी प्रकार से जुड़ी होती हैं कि जब उनके पास पैसा ज्यादा इकट्ठा होता है तो केंद्रीय बैंक के पास दे देते हैं, और केंद्रीय खुद के पास कम होता है तो केंद्रीय बैंक से ले लेते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में ब्याज चलता है। इस प्रक्रिया में चल रहे ब्याज को आप भारत में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का निर्धारण, यानी कि किस ब्याज पर बैंकों को केंद्रीय बैंक के द्वारा पैसा दिया जाएगा या केंद्रीय बैंक तक जो मतलब सामान्य जो कमर्शियल बैंक है वो कितना इंटरेस्ट रेट पर अपना पैसा रखेंगी, ये सारा काम मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा निर्धारित होता है। मॉनेटरी पॉलिसी किसी भी देश के अंदर केंद्रीय बैंक के द्वारा इन्फ्लेशन जैसे बड़े विषय को कवर करने के लिए, देश के अंदर जो अपनी लोकल मुद्रा है उसका विचरण अच्छे से करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का निर्माण करवाया जाता है। क्लियर? तो मॉनेटरी पॉलिसी का निर्धारण आरबीआई के द्वारा जैसे भारत में किया जाता है, ऐसे ही फेडरल रिजर्व बैंक के द्वारा वहां पर अपनी अन्य कमर्शियल बैंक्स को पैसा दिया जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, भारत में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट 4 पॉइंट के आसपास चलती रहती है, कभी ऊपर कभी नीचे, यानी कि 4% ब्याज पर समझ लीजिए कि हमारी बैंकों को पैसा मिलता रहता है। लेकिन क्या आपको पता है अमेरिका के अंदर फेडरल रिजर्व बैंक के द्वारा जो ब्याज दिया जाता है अपनी बैंकों को वो कितना होता है? आपको जान के आश्चर्य होगा कि अमेरिका में 2018 के बाद से अभी तक जो ब्याज दर चल रही है, और विशेष रूप से कोरोना काल के अंदर जो ब्याज दर चली थी वो चली थी 0%। मतलब समझ रहे हैं आप? यानी कि एसबीआई को जिस प्रकार से आरबीआई से पैसा लेना पड़े और आरबीआई उसको पैसा देते समय कहे कि 0% ब्याज पर जितना पैसा चाहिए ले जाओ, बस पैसा लौटा देना, यानी मूल लौटा देना, ब्याज मत लौटाना। सोचिए, अमेरिका में कोरोना से निपटते समय वहां की फेडरल बैंक ने अपनी अन्य बैंकों को 0% ब्याज पर, 0.25 और 0% ब्याज पर पैसा दिया था, यानी डॉलर दिया था। अब आप पूछेंगे इसका क्या मतलब होता है? आप ऐसे समझिए, आज जब हमारे देश में आरबीआई किसी एसबीआई, एचडीएफसी जैसे बैंकों को लोन देता है, मान लीजिए 4% पर लोन दिया है, तो ये बैंक
1-2% में अपना फायदा कमा लेते हैं। मतलब ऐसे समझिए, इन्हें 4% में मिल रहा है, ये 6% में, 6.5% में, 7% में आम जनता को धन जो है वो लोन के रूप में दे देते हैं। अब आप अमेरिका चलिए, जब अमेरिका की किसी बैंक को वहां की केंद्रीय बैंक से 0% इंटरेस्ट रेट पर पैसा मिल रहा है, यानी डॉलर मिल रहा है, तो वो लैंडिंग कितना परसेंट रेट पर करेगा? ऑब्वियस सी बात है, 1-2% में अपना मुनाफा अगर हटा भी लिया तो भी अमेरिकी सिटीजन को 2% ब्याज दर पर या 3% ब्याज दर पर धन उपलब्ध हो जाएगा, जिससे कि वो अपने जरूरी कार्य कर सकेगा। विचार करिए कि आप और हमें अगर 2% पर पैसा मिलने लग जाए तो हम सब लोग वाकई में इनकम टैक्स देने लग जाएं कि एक बार ITR सेट हो जाए, 2% में धन मिल रहा है, जा ही क्या रहा है, आराम से लोन लो और बढ़िया काम करो। अब आप पूछेंगे कि सर एक बात बताइए, इतना परसेंटेज कम है तो इसका मतलब तो ये बिल्कुल ऐसे हो गया सर, हमने चाहे घर से पैसा लिया चाहे बैंक से पैसा लिया, बराबर सी बात हो गई। जिस तरह से घर में ब्याज नहीं देना पड़ता, केवल लोन ले लो, घर वालों से पैसा उधार मांग लो, पैसा आए समय पर तब चुका दो। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, अमेरिका में भी ऐसा ही हुआ। आप सोच के देखो, भारत में जहां इंटरेस्ट रेट कम से कम 7%, 8%, 10%, 12%, पर्सनल लोन जो है वो 14% तक है, अमेरिका में वो 2% से लेके 3% हुआ। अब इसका क्या मतलब निकला? इसका मतलब ये निकला कि अमेरिका के लोग जो कि पूरी तरह इंटरनेट के थ्रू दुनिया भर में जुड़े हुए हैं, उन्होंने दिमाग लगाया। दिमाग क्या लगाया? उनने कहा कि एक काम क्यों ना करें, आप और हम भी इसी तरह से सोच सकते हैं जैसा कि अमेरिकी लोग सोच रहे थे। क्या कि यार 2% में पैसा यहां मिल रहा है, इस पैसे को उधार लो, यानी कि अमेरिका के किसी बैंक से लो, और इंडिया में किसी को किराए पर दे दो, यानी कि कर्ज पर दे दो, लोन पर दे दो। कर सकेंगे अपन ऐसा? मान लो कि अपने बहुत सारे भारतीय लोग इस समय अमेरिका में रह रहे हैं, उन्हें ये 2% में पैसा मिल रहा हो, वो अपने घर में लोन लेकर के यहां पर पैसा भेज दें अपने फादर के पास में रेमिटेंसेस के रूप में कि साहब सुनिए, मैं अमेरिका में बढ़िया से लोन ले लिया हूं, आप इसको 10 रुपया या 10% के ब्याज पर चढ़ा दो, जो ब्याज मिलेगा वो आपकी तनख्वाह, मुझे मूल लौटा देना। सोचो कितना जबरदस्त बिजनेस बनेगा। आप पूछेंगे क्या सर क्या बात कर रहे हो, वाकई में ऐसा होता है क्या? बिल्कुल होता है, होता है नहीं हुआ है। कैसे? अमेरिकी लोगों के द्वारा इस प्रकार से प्राप्त हुए धन को प्रॉपर तरीके से भारतीय बाजार में इन्वेस्ट किया गया। उस इन्वेस्टमेंट के कारण ही कोरोना काल में भारत का शेयर मार्केट आसमान छुआ। आप में से बहुत सारे लोगों को यह समझ में ही नहीं आ रहा था कि यार एक बात बताओ, पूरी तरह मार्केट बर्बाद हो रखा है, कोई दुकान नहीं खुल रही है, कहीं कोई काम नहीं चल रहा है, कोई बिजनेस ठप पड़े हैं, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, फिर भी भारत का शेयर मार्केट जो है ना वो खुशी मना रहा है। शेयर मार्केट ने कोरोना काल में एक्सट्रीम हाई टच कर ली। दिमाग में बड़ा सवाल बनता है कि साहब ये कैसे पॉसिबल है कि जब सारे संसाधन भारत में बंद हैं तो शेयर मार्केट से शेयर परचेज कर कौन रहा है? आंसर है विदेशी लोग कर रहे थे। विदेशी लोग कर रहे थे का मतलब समझे आप? मतलब ये हुआ कि वहां से जो पैसा लेके आ रहे थे वो लोग शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे थे। क्या सर भारत के ही लोग लगा रहे थे कि वो लोग डायरेक्ट भी लगा सकते हैं? वो लोग डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, शेयर आप कहीं का भी परचेज कर सकते हैं, ऐसे ही वो लोग परचेज कर रहे थे। तो बोले इसका मतलब ये निकला सर कि उन लोगों को जो आराम से धन मिल रहा था उसने हमारे शेयर मार्केट को आसमान में चढ़ाया। मैंने कहा बिल्कुल सही। सर एक बात बताइए, इसका चलो हमारे पास तो पैसा प्राप्त हुआ, हमारा शेयर मार्केट ऊपर चला गया, हमें पैसे की प्राप्ति हुई, डॉलर मिल गए, ये तो बहुत अच्छी बात हुई। इसका नुकसान क्या हुआ? अभी नुकसान पर आएंगे, लेकिन पहले अमेरिका को हुए नुकसान को समझो आप। अमेरिका ने जब इतने कम ब्याज दरों पर अपने लोगों में बीच में पैसा बांटा तो उन लोगों के पास धन तो खूब इकट्ठा हो गया, और धन इकट्ठा हो गया तो वो, अब देखो ऐसे समझो, ऐसा थोड़ी है कि लॉकडाउन अमेरिका में नहीं लगा था, अमेरिका में भी लगा था। अब आपके पास पैसा तो है लेकिन दुकानें खुली हुई नहीं है, खुली है तो एक आध दुकान खुल रही है या जरूरत भर का सामान मिल रहा है, सप्लाई ही नहीं आ रही है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? आप धन लिए घूम रहे हैं और दुकानें बंद हैं या फिर हैं तो कम खुली हैं या प्रोडक्शन आ ही नहीं रहा है, यानी डिमांड तो बढ़ गई, सप्लाई घट रखी है। ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति के अंदर महंगाई बढ़ना शुरू होगा। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति जब सामान कम है तो उसे खरीदने के लिए अंट शंट दाम देके उसे परचेज करना चाहेगा।
यही अमेरिका में हुआ। अमेरिका में क्या हुआ कि अमेरिकी लोगों ने उस पैसे से जो उन्हें लोन पर मिला था उससे उसे सामान को खरीदना, परचेज करना शुरू किया। इससे अमेरिका के इतिहास में समझिए कि लगभग 40 साल बाद ऐसा हुआ कि वहां की महंगाई दर, इन्फ्लेशन रेट बढ़कर के डबल डिजिट क्रॉस कर गई। कितनी क्रॉस कर गई? डबल डिजिट। भारत में महंगाई दर कितना चल रही है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की अगर हम अपनी रिकमेंडेशन मांगें तो उसके अंदर है 4% से ±2, यानी 2% से लेके 6% के बीच में ही महंगाई बढ़नी चाहिए। यह हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का निर्णय रहता है। अमेरिका में महंगाई बढ़कर के डबल डिजिट चली गई, यानी 10% से ऊपर निकल गई। तब बैंक को समझ में आया कि भाई हमारे दिए हुए पैसे ने तहलका खूब मचा दिया, महंगाई की महंगाई बढ़ा दी, इंडिया जैसे देशों के अंदर इन्वेस्टमेंट पहुंचा दिया। अब समय है खुद से सुधरने का, क्योंकि महंगाई अगर कंट्रोल में नहीं आई तो फिर डॉलर कमजोर पड़ जाएगा। यही कारण है कि अमेरिकी रिजर्व बैंक ने निर्णय लिया, फेडरल बैंक ने निर्णय लिया, वेडनेसडे के दिन निर्णय यह लिया कि अब हम अपनी ब्याज दर बढ़ाएंगे। आप पूछेंगे कितनी बढ़ा रहे हैं? ज्यादा नहीं बढ़ा रहे हैं, 0.25% बढ़ा रहे हैं। लेकिन जिसे 2% ब्याज पर या 1.5% ब्याज पर लोन मिल रहा हो, उसे अगर 2 की जगह 2.5 पर मिलने लगेगा तो उसे थोड़ा तो खटकेगा ना। ऐसी स्थिति में बढ़े हुए इंटरेस्ट रेट के कारण शेयर मार्केट के भाव भारत के अंदर गिर सकते हैं। सोचिए, इसके बारे में जब लास्ट मंथ न्यूज आई थी ना, उस न्यूज आने भर से 1 महीने पहले मैंने यह खबर पढ़ाई है कि एक बार न्यूज आई थी कि फेडरल बैंक अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी। इस न्यूज भर से भारत के शेयर मार्केट में से करोड़ों रुपया निकाल लिया गया था। अब न्यूज यह है कि इन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी है, तो यहां से जो बचे कुचे लोग थे अब वो भी अपना पैसा मार्केट में से निकालने की कोशिश शुरू करेंगे। हालांकि अगर कोई समझदार इन्वेस्टर हुआ तो ज्यादा इंटरेस्ट रेट में परिवर्तन ना आने के कारण वो अभी भी शेयर मार्केट में पैसा लगाए रख सकता है। तो शुरुआत में पैनिक के अंदर सेल देखा जा सकता है, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर इसका कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, यह मेरा असेसमेंट है। हालांकि भारत की मौद्रिक नीतियों की समीक्षा जरूर होगी, जो कि अभी अप्रैल के शुरुआती वीक में होने वाली है। भारत की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाने वाली जो समिति है वो जल्दी ही इसके ऊपर निर्णय लेने वाली है। अप्रैल के फर्स्ट क्वार्टर के अंदर भारत की रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेटों की अपेक्षा की जा रही है कि उन्हें रिवाइज किया जाए, और देखते हैं भारत का मार्केट इस बात को किस प्रकार से लेता है। उम्मीद है आप सभी साथियों को यह विषय, फेडरल रिजर्व से संबंधित और फेडरल रिजर्व के साथ जुड़ी हुई तमाम जानकारियां अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यदि आपको ये जानकारियां समझ में आ गई हैं तो सेशन को शेयर करना जारी रखें। वीडियो पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, तमाम चीजें आपके लिए हैं। यदि आप जुड़कर मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका यूज करके आप अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है अंकित अवस्थी सर, जहां पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। साथ में अनअकैडमी पर 27 मार्च को होने जा रही है एक सिविल सर्विस चैंपियनशिप, जिसके लिए आप अपने आप को अभी से एनरोल कर लें, क्योंकि इस टेस्ट सीरीज में 15 करोड़ रुपए के गिफ्ट आप सबके बीच में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।